Hello friends, welcome back to Study with Lalit. Today we have a very important topic, types of inflation again. In previous lecture, we have already discussed some majorly types of inflation where we have discussed the creeping inflation, okay, galloping inflation, running inflation, jumping inflation and hyperinflation all that. Okay. But in this lecture we are going to discuss some major and very important inflation because this is very important topic as far as your UPSC prelims is concerned. Many kind of questions can be formulated from this topic, बट आपको क्या करना है, ढंग से सुनना है लेक्चर को, और अगर आप लास्ट तक बने रहे, आई कैन गारंटी यू यू विल बी एबल टू solve the questions which are coming in the examination. Okay, clear. So friends, मुद्रास्फीति को आज फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं. टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. हमने इन्फ्लेशन को समझ लिया था कि इन्फ्लेशन का मतलब हो गया किसी देश में, मान लो ये कोई पर्टिकुलर कंट्री है, इस कंट्री में वस्तु और सेवाओं की कीमतों में एक निश्चित समय सीमा के बाद उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज द सिचुएशन इन 2024. In 2024, the price of 1 kg onion was approximately 40 rupees. But at the same time, if you look at the 25, so it is approximately 50 rupees. So यहाँ हुआ क्या, एक साल की समय सीमा के भीतर क्या हुआ, हमारी वस्तु और सेवा के बीच जो कीमत थी उसमें क्या हुई, एक वृद्धि दिखाई दी. उस वृद्धि को हमने क्या कहा था, इन्फ्लेशन कहा था. आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज यू एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स, जस्ट गिविंग अ ब्रॉड आइडिया कि हम क्या करने वाले हैं आज. तो आज का जो लेक्चर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू आर गोइंग टू थिंक दैट you should miss this particular topic, particular lecture, so you will not be able to understand everything. Okay, आज आपको बहुत सारी इन्फ्लेशन का पता और भी चलेगा. मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये वाला कलर ठीक है. तो सबसे पहली इन्फ्लेशन, अब उदाहरण के लिए एक सिचुएशन मान लो, किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत, गुड्स प्लस सर्विसेज, किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ गई है. और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या वो उछाल हमें हर प्रकार की वस्तु या हर प्रकार की सेवा की कीमतों में वृद्धि के रूप में दिखाई देता है? आपका उत्तर होगा डेफिनेटली नॉट, कि हर प्रकार की वस्तु और हर प्रकार की सेवा में एक समान उछाल नहीं होता है. आप अगर इन्फ्लेशन को भी देखेंगे तो एक पर्टिकुलर कंट्री में क्या होगा, एक वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा अधिक होगी. मान लो वेजिटेबल्स की कीमत क्या होगी, वेजिटेबल्स की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी कॉपी, पेन्स या कोई और सामग्री उसकी कीमत भी बढ़ गई हो? ऐसा कभी नहीं होता है. तो मतलब कई बार आप देखो कि जो हमारी खाने वाली चीज़ होती है, जैसे उदाहरण के लिए आप कुछ भी ले लो, आप सब्जी ले लो, आप किचन का सामान ले लो, कुछ भी ले लो, जिनसे मतलब हमारे जो फूड मटेरियल है, उन फूड मटेरियल को अगर आप लेंगे, कई बार उनकी ही कीमतें बड़ी होती है और उनकी कीमतों के कारण पूरे देश में अधिक ऊंची कीमतों का सामना हमें करना पड़ता है. होता है, ऐसा होता है, नहीं होता है? बिल्कुल होता है. इन फर्स्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग अबाउट इकोनॉमिक्स. क्यों मैंने कहा था, मैंने ये कहा था कि आप जितना सिंपल एग्जाम्पल से पढ़ोगे और जितना ही आप
इकोनॉमिक्स को अपने जीवन की घटनाओं से लिंक करते हुए पढ़ेंगे, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. नो वन कैन अंडरस्टैंड लाइक यू, जिस तरह से आप समझेंगे. ओके, तो फूड की कीमत, मान लो फूड मटेरियल की कीमत बढ़ी हुई है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या पूरे देश में अल्टीमेटली कीमत बढ़ी हुई है? आपका उत्तर होगा नहीं बढ़ी है. आप कहेंगे कि कुछ वस्तु के कारण ही क्या है, कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के कारण ही, कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के कारण ही क्या हुआ है, कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के कारण ही इन्फ्लेशन बढ़ी हुई. तो आज कुछ इसी तरह की इन्फ्लेशन की चर्चा की जाए. ठीक है, एक मिनट. उसी तरह की इन्फ्लेशन की अगर चर्चा की जाए तो हम क्या मानेंगे, किसी देश में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की स्थिति दो प्रकार के तत्वों द्वारा निर्धारित होती है. पहला तत्व है ये, इसको हम प्रीवियस क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, डिमांड. सेकंड इज सप्लाई. If the chain of demand and supply will continuously running up to the according to the market, so the price of any particular goods and service will be stable in the market. लेकिन अगर ये दोनों गड़बड़ा जाते हैं, या अगर मान लो मांग ही बढ़ जाती है या मांग घट जाती है, उसका भी अंतर पड़ता है प्राइस पर. हमने पिछली क्लास में समझ लिया है. आई एम गिविंग यू जस्ट a broad idea whatever we have studied और किस तरह से हमें पढ़ना है. ओके, मान लो डिमांड अच्छी है, उत्पादन भी अच्छा हुआ. मान लो मॉनसून के समय में, दिस इज द सिचुएशन ड्यूरिंग द मॉनसून पीरियड ऑफ टाइम. मॉनसून के टाइम क्या हुआ, रोड्स ब्लॉक हो गई, हाईवेज ब्लॉक हो गए. और इसके कारण क्या होता है, हाईवेज ब्लॉक हुए, रोड्स ब्लॉक हुई. इनके ब्लॉक होने के कारण, इनके ब्लॉक होने के कारण ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हुई. अब ट्रांसपोर्ट की जब दिक्कत होती है तो बाज़ार में क्या हुआ, वस्तुओं और सेवाओं की जो एक्सेसिबिलिटी इन द मार्केट होनी चाहिए थी, दिस इज नॉट देयर. सो व्हेन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ goods and service will not in the market, so there will be a shortage and deficiency of goods and service in the market. And when there is deficiency but efficiency and increasing in the demand of people of that particular market, what will happen, inflation will take place. हमने सब कुछ समझ लिया है. बस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. अब हम कोई भी प्रीवियस और फर्दर डिस्कशन ना करते हुए अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं. हमने 6 से 7 मिनट पिछले रिवीजन में लगा दिए. ठीक है, लेकिन पिछला रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इफ़ वी नॉट हैव एनी काइंड ऑफ knowledge information whatever we have studied yesterday, so it will not be very beneficial for us. Okay, तो शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये से. पहली इन्फ्लेशन को मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, उसको कहते हैं, अंग्रेजी में ही याद रखने की कोशिश कीजिएगा, कोर इन्फ्लेशन. कोर इन्फ्लेशन, कोर. जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारियां करते हैं, व्हाट यू विल फाइंड, you will find that every senior and your mentor also told you something. What they told you, they told you that बेटा आप क्या करो, सबसे पहले कोर सब्जेक्ट उठाओ. कोर का मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड है. उदाहरण के लिए पॉलिटी है, आपकी ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है. दीज आर द कोर सब्जेक्ट. कोर मीन्स which have a great weightage in the prelims and mains in both examination.
सो उनको कवर करो पहले। एंड साइंस एंड टेक ये आप करंट में कर देना बाद में, यानी कि जो जैसे हमारे एथिक्स वगैरह जो सब्जेक्ट हैं वो सिर्फ मेंस में ही पूछे जाते हैं, उनको आप लास्ट में करो, बट स्टार्टिंग शुड बी फ्रॉम द कोर सब्जेक्ट। तो कोर का मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड, इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में ही हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन में फूड प्लस फ्यूल एलिमेंट्स को शामिल नहीं किया जाता। क्या कह रहा हूं मैं? इन द कोर इन्फ्लेशन फूड एंड फ्यूल एलिमेंट्स आर नॉट बी कंसिडर्ड। यानी कि मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले ये कहा था कि हो सकता है कि हमारे बाजार में इन्फ्लेशन कुछ किसी एक फील्ड में आ रही है और वो सबको क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है, विच इज लार्जली इफेक्ट। तो इस तरह से मान लो अगर फूड के फील्ड में हमें क्या दिख रहा है, अगर हमें फूड की फील्ड में इन्फ्लेशन दिखाई दे रही है या हम फ्यूल के संदर्भ में इन्फ्लेशन को काउंट कर रहे हैं, मान लो, एक मिनट दोस्तों फिर से, अब ठीक है ना। मान लो फूड एलिमेंट्स है, उन पर कीमतें बढ़ चुकी है, या हमारा फ्यूल ईंधन वगैरह जो भी मिलते हैं उन पर इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, तो इन दोनों का प्रभाव पूरी की पूरी इकोनॉमी में पड़ रहा है। अब इनको कंसिडर क्यों नहीं किया जा रहा है कोर इन्फ्लेशन में, जरा इसको समझिए। क्योंकि आप देखते हैं जब आप बाजार जाते हैं, व्हेन यू गो टू द मार्केट, व्हाट विल यू सी? यू विल सी मैनी काइंड ऑफ वेजिटेबल्स एक्सेट्रा व्हाट नॉट, ओके। बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हैं बाजार में। आप देखते हैं कि कभी कभार सब्जियों की कीमतों में, या जितने भी सामान फूड रिलेटेड है, हमारे भोजन के रिलेटेड है, या जिनको हम कहेंगे हमारी खाद्य सामग्रियाँ, क्या कहेंगे जिनको, जिनको कहेंगे ये हमारी खाद्य सामग्रियाँ, फूड ग्रेडियंट्स है, ठीक है। उन फूड ग्रेडियंट्स में कभी कभार कीमतें बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन कभी कभार कीमतें क्या हो जाती है, डाउन भी हो जाती है, ठीक। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, वॉट एवर आई एम टीचिंग टू यू? अगर आप समझ पा रहे हैं जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसी गहराई से चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो मतलब बेस्ट, इट इज़ द बेस्ट कंडीशन, इट इज़ द बेस्ट सिंबल फॉर यू। बट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड what I exactly want to say, what I exactly want to teach to you, so थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट बाय द टाइम यू विल एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके। पर आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो कोर इन्फ्लेशन किसी भी अर्थव्यवस्था में आई एक ऐसी इन्फ्लेशन होती है जो किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य सामग्री और ईंधन के साधनों को छोड़कर जिसकी गणना इन दोनों को छोड़कर की जाती है। अब इन दोनों को छोड़कर गणना क्यों की जा रही है? बात वही है कि इन दोनों को जब देखेंगे, इनकी कीमतों में कभी एकदम से उछाल जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार आपको क्या दिखता है कि कभी कभार इनकी कीमतें एकदम से बढ़ गई, एकदम से घट गई, लेकिन इस तरह से हम वास्तविकता में इन्फ्लेशन को काउंट नहीं कर पाते, इन्फ्लेशन को काउंट नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कोर इन्फ्लेशन में इन दोनों को ही हटा दिया जाता है और फिर ध्यान में रखा जाता है कि फूड जो ग्रेडियंट्स है और हमारा फ्यूल है उनको अलग रखकर हम क्या करें, हम इन्फ्लेशन को काउंट करें। आपको मेरी बात समझ आ गई? कोर इन्फ्लेशन ऐसी इन्फ्लेशन है जिसमें खाद्य सामग्रियां और ईंधन जैसी सामग्रियों को छोड़कर हमारी इन्फ्लेशन की गणना की जाती है। अभी हम आएंगे गणना कैसे की जाती है। प्रमुख रूप से इंडेक्स अपनाए जाते हैं कुछ, जैसे होल सेल प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है,
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये दो प्रमुख रूप से इंडेक्स है, इनको अपनाया जाता है। अभी आगे आज ही चर्चा करेंगे इनकी, अगर हमारे पास समय रहा तो, नहीं तो हम नेक्स्ट के लिए भी, क्योंकि हमें चीज़ों को समझना है। ठीक, कोर में क्या क्या शामिल नहीं किया जाता? फूड मटेरियल और उसके साथ फ्यूल, ईंधन, क्योंकि इनकी कीमतें एकदम से बढ़ रही है, एकदम से घट रही है, जो कि अर्थव्यवस्था के संकेत के रूप में उभर कर सामने नहीं आती है। और जब वो अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने नहीं आ पाती तो होता क्या है कि हम वास्तव में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कितना संकट है, या हाउ इन्फ्लेशन इज इफेक्टिंग आर इकोनॉमी, हाउ इन्फ्लेशन इज इफेक्टिंग आर कंट्री, ठीक है, हम उसको जान पाने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसलिए दोनों को हटाकर जो इन्फ्लेशन काउंट की जाती है उसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। समझ पाए? अगर आपको विश्वास नहीं हुआ तो ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन यही नहीं पूछा है, इन्फ्लेशन के विभिन्न प्रकारों को जोड़कर क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन किया गया है। हम भी क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे आगे, इन्फ्लेशन वाला टॉपिक हो जाए या मुद्रास्फीति वाला टॉपिक हो जाए, मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर हो जाए, उसके बाद भी हम क्वेश्चन लाना यहाँ में शुरू कर सकता हूँ। ओके, अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छा। अब कोर इन्फ्लेशन, अगर आपसे कहा कि क्या कोर इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था में आई सभी प्रकार की मुद्रास्फीति को जानती है? आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने क्या कहा, फूड और फ्यूल को दोनों को छोड़कर गणना की जाती है इसमें। ठीक, अब आती है एक इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं हेडलाइन, अंग्रेजी में याद रखिएगा, हेडलाइन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये ऐसी इन्फ्लेशन है जिसमें किसी देश में आई समस्त मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, यानी कि पूरी। अब हमने कोर में क्या हटाया था? फूड भी हटाया था, फ्यूल भी हटाया था, यानी कि एफ हमने हटाया था। लेकिन इस मुद्रास्फीति में फूड, फ्यूल या फ्यूल के अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें जिनके कारण बाजार में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, उन सब की गणना की जाती है, उन सब की गणना की जाती है। ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि हमारे लिए कौन सी इन्फ्लेशन अच्छी है? मान लो, मतलब हमारे लिए कौन सी मुद्रास्फीति अच्छी रहती है, या मतलब सरकार के लिए कौन सी मुद्रास्फीति अच्छी है, यानी कि किसके रूप में कौन संकेत है, क्या ये मुझे बताइए। ठीक, मैं पानी ले लेता हूँ एक बार। ठीक है, फिर से समझना स्टार्ट कर देते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आम मनुष्य के लिए, आम आदमी के लिए कौन सी इन्फ्लेशन ज़्यादा प्रभाव डालती है? क्या कोर डालती है या हेडलाइन डालती है? अगर आप ढंग से सुन रहे हैं तो जिसने भी अपने मन में कोर इन्फ्लेशन सोचा है, जिसने भी ये सोचा कि कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा प्रभाव डालती है, वो सब गलत है, सब गलत है। जिसने भी कोर इन्फ्लेशन को टारगेट किया कि ये प्रभाव ज़्यादा डालती है आम आदमी पर, वो सब गलत है। मतलब आप लोग मुंह धो के आएंगे, मुंह धोकर आओ, और मुंह धोकर आप क्या करो, मुंह धोकर फिर से पढ़ो, ठंडे पानी से मुंह धो और फिर पढ़ो, क्योंकि आपको ये थोड़ी शायद समझ नहीं आ रही है। जिन लोगों ने हेडलाइन सोचा है वो यहाँ सही है। क्यों सही है? मैंने क्या कहा, आम आदमी की जीवन में सबसे प्रमुख चीज़ है ये, इसके बिना आदमी जी ही नहीं सकता है। जब कोर इन्फ्लेशन में क्या फूड की काउंटिंग की जाती है? क्या फूड और फ्यूल को काउंट किया जाता है? आपका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। जब फूड और फ्यूल दोनों को नहीं काउंट किया जाता तो ये इन्फ्लेशन तो आम आदमी पर प्रभाव नहीं डालती है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सब चीज़ें की गणना की जाती है, फूड भी, फ्यूल भी,
इसलिए प्रभाव डाल रही है क्योंकि इसमें हमारी दैनिक उपभोग की चीज़ें शामिल है। किसमें? हेडलाइन में। हेडलाइन में क्या है? फूड है, फ्यूल है, जो कि आम आदमी की ज़रूरत है, आम आदमी की ज़रूरत है। लेकिन अर्थव्यवस्था में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसलिए आपको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस चीज़ पर, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में, और जब मैं एमसीक्यू लाऊंगा फिर आपको पता लगेगा क्यों मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ एक चीज़ पर, हम क्यों इतना विस्तार से पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि कोर इन्फ्लेशन आम आदमियों के लिए नहीं बल्कि नीति निर्माताओं के लिए, जो भी पॉलिसी बनाते हैं, उनके लिए सही कौन से है? कोर इन्फ्लेशन। क्यों कोर है? क्योंकि इस कोर में अस्थिर मूल्य की वस्तुओं को हटा दिया है, नहीं होती इसमें। अब क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने फूड और हमारे जो फ्यूल वाले पदार्थ थे उनको हटा दिया। इसका मतलब क्या है कि जिनकी कीमतें एकदम से बढ़ती है, एकदम से घटती है, उनको हमने हटा दिया है। और अब ये हमें बताएगी कि वास्तविक मुद्रास्फीति की दर क्या, मतलब जो नीति निर्माता है, जो हमारे लिए पॉलिसी बना रहे हैं कि किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, उनके लिए कोर इन्फ्लेशन अच्छी है, जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन किसके लिए अच्छी है? हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे रूप में, यानी कि क्योंकि आम आदमी के जीवन को क्या कर रही है? आम आदमी यानी कि मैंगोमैन, ठीक है, मैंगोमैन के जीवन को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है हेडलाइन, क्योंकि इसमें हमारी दैनिक उपभोग की वस्तुएं और उनकी कीमत शामिल की जाती है। इसलिए हमारे लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन ज़्यादा प्रभावित करती है, और नीति निर्माताओं को कोर इन्फ्लेशन, क्योंकि उनको जाननी है वास्तविक मुद्रास्फीति दर। यहाँ पर वास्तविक नहीं मिल पाती, क्योंकि हो सकता है कि फूड ग्रेडियंट्स के कारण मुद्रास्फीति बढ़ गई है, तो उनको जानना वास्तविक स्थिति क्या है, उनके लिए कोर इन्फ्लेशन अच्छी रहती है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? क्या आप मेरी बातों को समझ पाए तो गिव मी अ थम्स अप, ओके। आप कमेंट नहीं करते वीडियोस पर, आपसे फिर से आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ जब भी आप वीडियो को देख चुके होंगे, वीडियो पर कमेंट करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दिस इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। इफ़ आई विल नॉट मोटिवेट, देन हु विल मोटिवेट यू, देन हाउ विल यू मोटिवेट? सो प्लीज़, मुझे पता है मेरा चैनल छोटा है, ग्रो नहीं है अभी, लेकिन फिर भी अगर आपका सहयोग रहा तो हम इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। क्लियर? 2 चीज़ें हमने समझ ली है, कोर इन्फ्लेशन और कौन समझ ली? हेडलाइन, ठीक। अब आते हैं एक इस मुद्रास्फीति पर, जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं स्थगनजन्य, लेकिन अंग्रेजी में याद रखना है स्टैग इन्फ्लेशन। इसको समझने के लिए आपको टाइम चाहिए, इसको हम समझेंगे बहुत अच्छे, ठीक। स्टैग इन्फ्लेशन एक ऐसी, पहले मैं परिभाषा दिखाता हूँ फिर हम समझेंगे। स्टैग इन्फ्लेशन एक ऐसी इन्फ्लेशन है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पिछली क्लास को लिंक करना भी, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मुद्रास्फीति भी उच्च रहती है और बेरोजगारी भी उच्च रहती है, बेरोजगारी भी हाई रहती है। मतलब इस स्टेटमेंट ने, यानी कि स्टैग इन्फ्लेशन एक ऐसी इन्फ्लेशन है जिसमें किसी देश में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च रहती है। अब भाई आपने एक चीज़ पढ़ी, क्या पढ़ी आपने? एक चीज़ ये पढ़ी, फिलिप्स वक्र आपको याद है, जो हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। क्या आपको फिलिप्स वक्र याद है? अगर याद है तो उसको इसके साथ उसको लिंक करो। फिलिप्स वक्र क्या कह रहा था? एक मिनट, फिर से पानी की ज़रूरत है।
ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे, बार बार यू आर डिस्टर्बिंग। फिलिप्स वक्र क्या बोल रहा था? फिलिप्स वक्र बोल रहा था कि किसी देश में जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है। क्या बोल रहा है? घटती है। लेकिन स्टैग इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी और मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ेगी। अब ये क्यों है, जरा इसको ढंग से समझिएगा। अगर ये समझ गए तो मतलब आप चीज़ों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। अगर आप इसको समझ पाने में सक्षम हो पा रहे हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप चीज़ों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, क्या देखना है आपको। मैंने क्या कहा था? फिलिप्स ने एक बात बहुत अच्छे ध्यान में मद्देनजर रखी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, बेरोजगारी घटेगी। पिछला लेक्चर देखो, ये वीडियोस उनको समझ नहीं आएगी जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा। जिन 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 लोगों ने पिछला लेक्चर देखा और जो अब फिलिप्स वक्र को यहाँ पढ़ रहे हैं स्टैग इन्फ्लेशन के साथ जोड़कर, उनसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग किसी को हो ही नहीं सकती। और ना उनको कोई बात परेशानी भी नहीं लग रही है कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पिछली क्लास को जोड़ जोड़ कर चीज़ों को पढ़ा है। तो आप भी जोड़ जोड़ कर, जिसने भी नहीं देखी है कृपया करके फिलिप्स वक्र वाली वीडियो है, इन्फ्लेशन टाइप, आई थिंक टाइप ऑफ इन्फ्लेशन पार्ट 2 है वो, उसमें मैंने फिलिप्स वक्र के बारे में बताया है। उसको अगर आपने देखा है, अगर समझा है, तब जाकर आप यहाँ समझ पाएंगे ये क्या बोल रहा है। फिलिप्स ने क्या कहा? मुद्रास्फीति बढ़ी, बेरोजगारी घटेगी। क्यों बढ़ेगी? अब इसका जवाब पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, अब नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिलिप्स ने कहा था कि अगर मुद्रास्फीति की ये दर रहे, एक मिनट माफी चाहूँगा, मुद्रास्फीति की दर, यार जितनी जल्दी करना उतना ही लेट हो जाता है, 4 ± 2%, ये उन्होंने बताया एक आदर्श, यानी कि दिस इज द आइडियल फेज, दिस इज द आइडियल परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन इन एनी पर्टिकुलर इकोनॉमी। ठीक, ये दी उन्होंने, यानी कि ना ही इन्फ्लेशन 2% से कम, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ना ही 2% से कम और ना ही 6% से ज़्यादा। और ज़्यादा अगर बढ़ जाती है तो ये बनेगी, ये मुद्रास्फीति किसका कारण बनती है? बेरोजगारी का कारण बनती है। फिलिप्स ने भी यही कहा था। और स्टैग इन्फ्लेशन में क्या बोल रही है? जिसमें मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा उच्च रहे, और मुद्रास्फीति उच्च होने के कारण क्या होता है? बेरोजगारी भी उच्च रह रही है। अब कैसे रह रही है, इसको मैं बेहतर और सिंपल एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। उदाहरण के लिए आप ये मानो, ठीक है, उदाहरण के लिए ये चिप्स बनाने या समोसे बनाने वाली एक कंपनी है। कल्लू का नाम फिर से डाल दें, कल्लू का नाम फिर से डाल दें। जितना सिंपल एग्जाम्पल से पढ़ोगे, प्रैक्टिकल लाइफ से चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे, उतना ही दिस लेक्चर विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड what are the types of inflation. You will not be able to understand what is going on this lecture. Why you are not able to understand? Because if you will mug up the facts, if you will mug up the bookish line, so you will not be able to make someone understood. आप किसी को समझाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर समझाना हो आपको, कैसे, क्या है, आप नहीं समझा पाएंगे क्योंकि आपने उनको रटा होगा। फिर इस तरह समझेंगे तो ये समझ आएगी। कल्लू समोसा बनाता है। क्या बनाता है? समोसा बनाता है। समोसा जब बनाता है, मान लो मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है और इसका समोसा पहले बिकता था 7 रुपये। अब जब इन्फ्लेशन हो जाएगी, इसका मतलब जो ये प्याज यूज कर रहा है, अब उस प्याज की कीमत बढ़ चुकी है, उन आलू की कीमत बढ़ चुकी है, तेल की कीमत बढ़ चुकी, मतलब कोर इन्फ्लेशन से नहीं है, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन का एग्जांपल आ रहा है। इस तरह से जोड़ो तब याद रहेगी आपको। अब इसका समोसे में जो प्याज यूज होना था, जो तेल यूज होना था, आलू यूज होना था, उसकी कीमत बढ़ गई, मतलब इसके समोसे को बनाने की लागत बढ़ गई।
अब इसको भी प्रॉफिट चाहिए। अब ये क्या करता है, 10 रुपये में एक समोसा बेचता है, इसको मिल गया लाभ। लाभ होने की स्थिति में क्या हुआ, इसने और अधिक उत्पादन किया, और अधिक उत्पादन किया, और अधिक उत्पादन किया। एक वक्त ऐसा आया जिस समय इसने मैक्सिमम प्रोडक्शन किया, किसी भी चीज़ का मैक्सिमम प्रोडक्शन किया। कल्लू राम ने जी क्या किया, मैक्सिमम प्रोडक्शन किया। क्यों आया, क्योंकि लालच में सब आते हैं। इसने क्या किया, भाई आज मेरे उत्पाद इतने बिक रहे हैं तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत ज़्यादा क्या करना है, सामानों को खरीदना है, या ये सामान बनाने वाला है मतलब वस्तु को बनाना है। तो इसने क्या किया, समोसे को अधिक बनाना शुरू किया। एक वक्त आया इसने मान लो इसमें है 1000 समोसे इसने बना लिया। लेकिन लोग हो चुके हैं, उब चुके हैं इसके समोसे खाकर अब, और इसकी कीमत क्या है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब तक लोगों ने क्या है, अपना पैसा खर्च भी बहुत किया है। मैं समझा रहा हूँ क्यों बेरोजगारी अधिक हो रही है, स्टैग इन्फ्लेशन क्या है। अब तक लोगों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा, क्यों देखो मैंने, आप देखो क्लास कैसे जुड़ती है। मैंने क्या आपको पिछली क्लास में, क्या मैंने आपको इन्फ्लेशन स्पाइरल पढ़ाया था, पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। आपकी कमी है, आपने नहीं देखा, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, बस प्लेलिस्ट नंबर वीडियो नंबर 1 से देखिए, आपको ये समझ आएगी। मैंने ये कहा था आपकी आय बढ़ गई, लेकिन उस आय के बढ़ने के कारण आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनकी आय बढ़ी, जिनकी इनकम बढ़ी। इनकम बढ़ी मतलब आपकी डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो मतलब एक चीज़ हुई जिसको कहते हैं ये प्राइस बढ़ा। प्राइस बढ़ा, क्या बढ़ा, प्राइस बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप एक तरफ से सोच रहे हैं कि मेरी आय में वृद्धि हुई, लेकिन दूसरी तरफ जो भी वस्तुएं आप क्या करते थे, जो भी वस्तुएं आप मान लो 100 रुपये में खरीद पाते थे, उन्हीं वस्तुओं की कीमत अब हो चुकी है कितनी, 1000 मान लो, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, 1000 रुपये की, और अब आपको पे करना पड़ेगा 1000 एक्स्ट्रा, क्योंकि अब मुद्रास्फीति अपने चरम लक्ष्य पर है। जब चरम लक्षण पर है और लोगों की जेब में पैसा तो है, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया है, उसको व्यय किया। अब मान लो टैक्सेस की दर है यहाँ, अब बिजली का बिल, बहुत सारे मतलब ईएमआई, अपने फंड वगैरह, आपने कार ली होगी, आपने फ़ोन लिया होगा, उस पर ईएमआई भी भरनी है, और घर का राशन चलाना है, तो कैसे काम करना है। तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब आप मांग करना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्या करना कर देंगे, कम। मतलब पहले कल्लू के जिन समोसों की डिमांड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब उसने तो बहुत ज़्यादा बना दी, मतलब उसने सप्लाई अधिक कर दी। उसने सप्लाई यानी कि उसने बहुत ज़्यादा समोसे बना लिए, लेकिन इसको खरीदने वाले लोग कम हैं, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पैसा करना पड़ रहा है मुद्रास्फीति के कारण। समझ पा रहे हैं आप, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक है। मुद्रास्फीति अधिक होने के कारण उनको, उनके जो निजी खर्चे थे, मान लो उनको पहले 100 रुपये में गुजारा हो जाता था उनका, लेकिन अब उनका गुजारा 300 में हो रहा है, तो उनको एक्स्ट्रा पैसा करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जेब में पैसा तो है, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, कल्लू के इन समोसों की डिमांड क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। डिमांड हुई कम और सप्लाई ज़्यादा है। अब कल्लू क्या करेगा भाई, उसको भी अपना गुजारा करना है। अब कल्लू हो सकता है, क्योंकि उसके सामान बिके ही नहीं है। क्यों नहीं बिके, क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है। अब कल्लू फिर से हो सकता है 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, 1 मिनट, कैमरे में थोड़ी सी दिक्कत है। ओके, नाउ इट्स वेरी क्लियर है, ठीक है जी, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। टेक्निकल चीज़ अपने हाथ में नहीं होती है, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है उनको हम सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। तो कल्लू करेगा 5 रुपये में बेचेगा समोसा, पहले 7 रुपये में। अब कल्लू ने क्या किया,
5 रुपये में। देखो मैं आपको व्यवहारिक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझोगे ना, उतना आप किसी भी किताब से नहीं सीख पाओगे, जितना आप खुद से विचार करके अपने आसपास चीज़ों को देकर ऑब्जर्व करोगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप जब भी कोई चीज़ करते हो, कोई भी चीज़, नॉलेज कहीं से भी आ सकता है, मूवीज़ को देखकर भी। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है? 3 इडियट मूवी में एक करेक्टर है रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़, यानी कि जिसको रेंचो कहा जाता है। रेंचो के पास एक पावर है ऑब्जर्व करने की, तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखता है। जबकि चतुर्लिंगम रट रट के पढ़ता है, रट कर पढ़ोगे तो चतुर्लिंगम की तरह आप चमत्कार का कुछ और ही कर देंगे, है ना। तो इसलिए रेंचो की तरह ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाओ। ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगी तब जिंदगी में बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। कहाँ थे हम? हाँ, तो कल्लू ने 5 ही रुपए में क्या किया? अपने समोसा बेचा। पहले कितने में बेच रहा था? 10 रुपए में। अब कल्लू को फायदा हुआ या घाटा हुआ? कल्लू को हुआ घाटा। कल्लू को घाटा होने के कारण जितने लोग कल्लू ने अपने साथ काम में लगाए हुए थे, मान लो 10 लोग लगाए थे, 10 लोगों को मान लो 1000 रुपये उसको पे करना था, लेकिन उस ज़्यादा हो गया ना। अब उसको क्या करना पड़ रहा है? खुद ही उसको क्या करना पड़ रहा है? कल्लू को खुद ही अपना गुजारा करने के लिए पैसे जुटाने पड़ रहे हैं। अब ये क्या करेगा? अपने में से 5 लोगों को निकाल देगा और 500 उनको दे देगा। 5 लोगों को निकाल देगा, जो बचे हुए 5 लोग थे उनको ही अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए रख देगा। क्यों उसने निकाला? क्योंकि मुद्रास्फीति जब एक लिमिट से ऊपर चली जाती है तो वो क्या बन जाती है? वो बेरोजगारी का कारण बन जाती है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? तो ये था हमारा स्टैग इन्फ्लेशन। क्या आप इस स्टैग इन्फ्लेशन को समझ पाए? समझ पाए आप? समझ पाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम एक और मुद्रास्फीति को डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो है बॉटल नेक। जो क्या है? बॉटल नेक। इनको हिंदी में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन फिर भी आप अंग्रेजी में याद रखिएगा। आप जब भी कोई भी स्टेटमेंट आपको मिले एग्ज़ाम में तो आप क्या करेंगे? आप अंग्रेजी में उठा के देखेंगे इसका क्या मतलब आ रहा है, ठीक है। बॉटल नेक। आपने बॉटल देखी है? जैसे मेरे पास एक यहाँ पर मार्कर है, ये है एक मार्कर, इसके पीछे लगी हुई है इसकी एक ढक्कन जैसी, एक गर्दन जैसी बनी हुई है। तो इस ढक्कन को अगर निकाल दिया जाए तो ये इस तरह का दिखता है, यानी कि ये इसमें क्या लगा है? बॉटल पे नेक लगी हुई है, बॉटल पर नेक लगी हुई है। ये पता क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कुछ बॉटल नेक इन्फ्लेशन किसी अर्थव्यवस्था में आई एक ऐसी इन्फ्लेशन होती है जब आपूर्ति कम हो, यानी कि आपूर्ति कम होने के कारण। एग्जाम्पल मैं सबसे सिंपल दूंगा, प्रैक्टिकल। जब आपूर्ति कम होने के कारण इन्फ्लेशन जन्म लेती है। डिमांड अधिक है लेकिन सप्लाई क्या आ रही है? कम आ रही है। तो बॉटल नेक, यानी कि जब पानी, अगर मान लो आप एक बोतल में क्या करें, एक बोतल में पानी भर ले और बोतल में, यहाँ बोतल रखी हुई है वो या छोड़ो यार, ठीक है, समझ जाएंगे आप खुद ही। एक बोतल है, उसके अंदर आप पानी रखो, वो पानी उस बोतल से बाहर कब निकलेगा? जब आप उसके ऊपर के इस तरह के ढक्कन को आप क्या करेंगे? इस तरह से आप निकालेंगे, तब वो पानी बाहर फ्लो करेगा, है ना। ठीक, आपने वो बोतल की जो ढक्कन है, वो नेक है, वो बंद करके रखी है, तो पानी बाहर तो नहीं जा पाएगा, है ना। तो बॉटल नेक इन्फ्लेशन एक ऐसी इन्फ्लेशन होती है जिसमें सप्लाई कम होने के कारण मुद्रास्फीति जन्म लेती है। अब कैसे? जरा इस बात को समझते हैं कि कैसे ले रही है। उदाहरण के लिए क्या है, ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या हुआ,
मॉनसून अधिक होने के कारण वर्षा अधिक हुई और भूस्खलन हुआ। इन्होंने प्याज बहुत ज़्यादा उगाया था। क्या उगाया था? प्याज बहुत ज़्यादा उगाया था। प्याज बहुत ज़्यादा उगाने के कारण इन लोगों ने क्या किया? प्याज बहुत ज़्यादा उगाने के कारण इन लोगों ने इसको गाड़ी में लाद दिया और बाज़ार में ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन होता क्या है कि बाज़ार में उन्होंने देखा, जब रोड से जा रहे थे तो रोड्स ही ठीक नहीं थी, फ्लड्स आए हुए हैं, रोड्स टूटी हुई हैं, गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। ऐसी स्थिति में जो प्याज बाज़ार में जाना था वो बाज़ार में नहीं जा पाएगा क्योंकि वो रुक गया। अब उसकी आपूर्ति रुक जाने के कारण जो डिमांड अधिक बनी हुई है उसके कारण मुद्रास्फीति बनेगी, है ना। मान लो बाज़ार में ज़रूरत थी कितने केजी की? मान लो 50 केजी की, ठीक है। बाज़ार में ज़रूरत थी 50 केजी प्याज की, लेकिन बाज़ार में उपलब्ध है 30 किलो ही। अब इस 30 किलो यानी कि है किसकी स्थिति? ये स्थिति है कौन सी? इन्फ्लेशन की, जो मैंने अभी आपको बताई, बॉटल नेक इन्फ्लेशन, उसकी स्थिति है। 30 रुपये केजी, 30 रुपये नहीं बल्कि 30 केजी आपके पास कितना है? प्याज, ऑनियन आपके पास 30 केजी है। अब बाज़ार में डिमांड अधिक है। अब इसके कारण क्या होगा? मैंने आपको पीछे भी शायद एग्जांपल दिया था। मान लो आपको एक किताब दी जाए कि आप इसी किताब को पढ़कर यूपीएससी निकाल देंगे, तो सब लोग क्या करेंगे? उस किताब को खरीदेंगे। ऐसा ही होगा यहाँ पर। मान लो डिमांड लोग 60 कर रहे हैं, अब क्या होगा? अब जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे वो क्या बोलेगा? मैं आपको, मान लो एक के जी प्याज की कीमत है 50 रुपये, वो बोलेगा मैं आपको 60 रुपये देने को तैयार हूँ, मुझे 10 किलो प्याज चाहिए। दूसरा बोलेगा मैं 70 दूंगा। तीसरा बोलूँगा मैं 80 देने को तैयार हूँ। चौथा बोलेगा मैं 100 रुपये देने को तैयार हूँ। कीमतें 50 से दोगुनी हो चुकी है। क्यों दोगुनी हुई? क्योंकि हमारे पास उस पर्टिकुलर वस्तु की डिमांड अधिक थी लेकिन सप्लाई कम हुई। अब सप्लाई कई कारणों से कम हो सकती है। मान लो उत्पादन ही ना हुआ, फिर उदाहरण के लिए आपको मैं इसी टॉपिक से ज्योग्राफी के साथ जोड़ देता हूँ। पहले इसको मुझे रब करना पड़ेगा पूरा, तब जाकर मैं कुछ लिख पाऊँगा। आप लिखने की आदत डालिए, क्योंकि मुझे लिखने की आदत है। मैं लिख कर ही चीज़ों को पढ़ता हूँ और लिख कर ही समझता हूँ, है ना। तो लिख कर चीज़ें अगर हो जाए तो बेटर हो जाती है। मान लो आपने क्या आप इस शब्द से परिचित हैं? एल नीना। एल नीना के कारण क्या होता है? भारत में मॉनसून की वर्षा कम होती है। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। भारत में कुल मिलाकर मॉनसूनी वर्षा क्या हो जाती है? कम होती है। अब जितनी भी फसलें हमारी खरीफ की फसलें हैं, जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, धान, ये जो फसलें प्रमुख रूप से हैं जो कि खरीफ ऋतु की फसलें हैं, इन पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। मान लो चावल का उत्पादन ही हमसे कम हुआ, हमारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है, तो क्या हम चावल को कहीं दूसरे देश बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। मतलब हमारी आपूर्ति क्षीण होगी। क्यों? उत्पादन कम हुआ। अगर मान लो उत्पादन हो गया, ठीक है, उत्पादन हो गया, अगर मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि रोड्स खराब हुई पड़ी है, ठीक है, तो रोड्स खराब होने के कारण क्या हुआ है? जाम लगे हुए हैं, जिसके कारण बाजार में निश्चित मात्रा तक उस किसी वस्तु की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ रही है। अब ध्यान रहे, ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को टारगेट में किया जाता है कि भाई गवर्नमेंट इसके लिए क्यों नहीं कर रही कुछ। मान लो इन्फ्लेशन खासकर बॉटल नेक वाली बढ़ गई, तो सरकार को करना क्या पड़ेगा? रोड्स उसको ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इन्फ्लेशन केवल अर्थव्यवस्था में प्रभाव नहीं बल्कि राजनीति को बदलने की ताकत रखती है। आप देखें ना, कई बार की बोला कि कीमतें बढ़ गई है, सरकार, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है इनको रोकना। अगर सरकार नहीं रोक पा रही है, इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में फेल हो रही है। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे टाइप्स हैं इन्फ्लेशन के, और जिनको हमने डिस्कशन किया।
अगर कुछ थोड़ी बहुत बच भी गई होगी तो अगली क्लास पे लगेगी, क्योंकि हमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझना है। ठीक है, हम चीज़ों के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के कारण होता यूँ है ना कि जब भी हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं तब तब चीज़ें हमें समझ आना शुरू हो जाती है। अदरवाइज़ रट कर चतुर्लिंगम बनोगे, रटना नहीं है। चीज़ों को जोड़ कर पढ़ोगे तो काम आएगी, चीज़ों को ढंग से एनालाइज करके पढ़ोगे तो काम आएगी, चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ोगे तब आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप ज्योग्राफी को इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं, इकोनॉमी को आगे चलकर हम पॉलिटी से जोड़ेंगे। जोड़ जोड़ कर हर सब्जेक्ट को जोड़ना है, हर टॉपिक को जोड़ना है। मैंने कहा कि आज की ये क्लास, ठीक है, बेनिफिशियल सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए रही होगी जिन्होंने पिछली क्लास को ढंग से पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें रिपीटेड हुई पिछली क्लास से। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे लेक्चर समझ आया है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में डालिए कि किस तरह से मुझे और अधिक प्रोडक्टिविटी के साथ अपनी चीज़ों को पढ़ाना चाहिए, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वॉट एवर यू वांट टू स्टडी, वॉट एवर यू वांट टू अंडरस्टैंड। बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, so it is very important to have conceptual clarity, to have conceptual understanding of any kind of particular topic। रट कर काम नहीं चलेगा किसी भी क्षेत्र में। तो आपसे ये गुंजाइश रहेगी, प्लीज़ शेयर करिएगा मेरे इस लेक्चर को, कमेंट करिएगा खासकर कि मैं किस तरह से अपनी चीज़ों को बेहतर करूं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।